हेलो दोस्तों, कैसे हैं। सबसे पहले YouTube के इस नॉलेज पॉइंट चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो फिजिक्स के अंतर्गत आता है, और उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। कौन सा चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो फटाफट अपना पेन और पेपर निकालिए और तैयार हो जाइए प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानने के लिए। ठीक, तो हम आज चर्चा करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक, अब यदि हम प्रकाश के अपवर्तन की चर्चा करेंगे तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ठीक, पिछली वीडियो में हमने बतलाया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और यहाँ पे आ रहा है अपवर्तन। अब पहले ये जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में अंतर क्या है। ठीक, तो आपने देखा होगा कि परावर्तन जब भी होता है तो इसके लिए एक परावर्तक सतह होता है, यानी कि यह कह सकते हैं ये अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी होता है। किसके लिए? परावर्तन के लिए। किसके लिए? परावर्तन के लिए। ठीक, जब इधर से कोई किरण आती थी तो इधर से रिफ्लेक्ट हो जाती थी, ये ना होता था। परावर्तन के लिए अपारदर्शी चाहिए, जबकि अपवर्तन के लिए हमें पारदर्शी चाहिए। यही अंतर है। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि अपवर्तन के लिए कैसा पदार्थ होना चाहिए? तो पारदर्शी पदार्थ होना चाहिए, तभी अपवर्तन की क्रिया होगी, अन्यथा नहीं होती। बात समझ में आए? यानी कि वे माध्यम जिससे होके प्रकाश की किरणें आर पार आ जा सकती है। ठीक, एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार आ जा सकती है, तभी अपवर्तन की क्रिया होगी, अन्यथा अपवर्तन की क्रिया नहीं होगी। ठीक, अब जैसे आप कह सकते हैं कि आर पार ऐसा कौन सा पदार्थ है, तो जाहिर सी बात है कांच की बात करते हैं। तो कांच क्या होता है? कांच के आर पार प्रकाश की किरणें आसानी से आ जा सकती है। पानी है, पानी के आर पार भी प्रकाश की किरणें आ जा सकती है। हवा है आपका, इससे भी प्रकाश की किरणें आर पार आ जा सकती है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि वे सारे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार आ जा सकती है। बात समझ में आ गई? ठीक, अब बात करते हैं, जैसे कांच की ही बात करते हैं, तो हम आम तौर पे यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कांच की कोई सिल्ली है, और यदि इससे प्रकाश की किरणें गुजरती है तो ये बिजली तो होती है, लेकिन हमें एहसास नहीं हो पाता है, हमें पता नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि इतने कम मात्रा में यह विचलन कौन होता है जिसे हमारी आंखें पढ़ नहीं पाती है। ठीक, लेकिन विचलन कौन होता है हमें एहसास नहीं हो पाता है, हमें महसूस नहीं हो पाता है, हमारी आंखें ये डिफरेंट को देख नहीं पाती है। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब ये विचलन कौन, या ये किरणें जो विचलित होती है, तो ये जा रही थी इस दिशा में, लेकिन मुड़ गई ना। तो इसी ये जो मुड़ने की क्रिया होती है ना, ये मुड़ने की जो क्रिया होती है, इसे ही अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें चलती है और किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसमें दिशा परिवर्तन होता है। क्या होता है उसमें?
दिशा परिवर्तन होता है। जाने का जा रहा था इस दिशा में, थोड़ा सा विचलित हो गया, दिशा परिवर्तन होता है। तो ये जो दिशा परिवर्तन हुआ यही कहलाता है अपवर्तन। बात समझ में आई? अपवर्तन किसे कहते हैं, बात समझ में आई? जब कोई किरण, आपने पीछे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, हमने वहां पे चर्चा किया है कि प्रकाश जो होता है यह हमेशा सीधी रेखा में या सरल रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब गमन करना मतलब चलना। प्रकाश जो होती है ना वह हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। तो जाहिर सी बात है ये भी सीधी रेखा में जाएगी और हर जगह जाती है, चाहे वह हवा हो चाहे निर्वात हो, जहां भी हो। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में चलती है। ठीक, तो चलती तो है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यदि यहाँ पे ये कांच का सिल्ली है तो यहाँ पे जा रहा था इस दिशा में और यहाँ से मुड़ गया, तो ये जो मुड़ने की क्रिया होती है ना यही कहलाती है अपवर्तन। तो अपवर्तन की परिभाषा हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या होगा आपको पता ही है। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं और फटाफट आप भी नोट कर लीजिए। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप अपने से भी अब परिभाषा बना सकते हैं। ठीक, यदि नहीं बना सकते हैं तो आइए नोट कर लीजिए। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें होने वाले दिशा परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गया? ये आपका इसका परिभाषा हो गया। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें होने वाले दिशा परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए। अब होने वाले जो दिशा परिवर्तन हैं इसके ऊपर चर्चा करते हैं। उदाहरण स्वरूप, या उदाहरण बोलिए या एग्जाम्पल बोलिए। उदाहरण स्वरूप आपने देखा होगा कि यदि किसी कांच के ग्लास, ये कांच का ग्लास है, क्या है? कांच का ग्लास। ठीक है, अब ये कांच का ग्लास है, इसमें आप एक क्या कीजिए, इसमें आप एक लकड़ी डाल दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? एक लकड़ी, इसको मोटा कर देते हैं, ये लकड़ी है। ठीक है, और अब आप देख रहे हैं
तो आपको क्या है दिखेगा, एकदम लंबा या लंबवत दिखेगा, एकदम सीधी। बात समझ में आ गई। एक कांच के गिलास में जब हम किसी लकड़ी को डाल देते हैं और उसे बाहर से देखते हैं तो हमें ये लंबवत दिखती है, एकदम सीधी दिखती है। ठीक, अब आप क्या कीजिएगा, आप ट्राई कर सकते हैं घर में कि एक कांच का गिलास ले लीजिए, उसमें लकड़ी डाल दीजिए और उसे देखिए तो वह सीधा दिखेगा। ठीक, लेकिन अब आप क्या कीजिए, इसमें पानी डालना शुरू कर दीजिए, साफ पानी इसमें डालना शुरू कर दीजिए। जब आधा से अधिक गिलास तक आप इसमें पानी डाल देते हैं तो आप देखिएगा कि यह लकड़ी जिस जगह पानी है, पानी का ऊपरी सतह है, ध्यान से देखिएगा, जिस जगह पानी का ऊपरी सतह है यहाँ से आपको यह मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। यहाँ से यह कैसा प्रतीत होगा, मुड़ा हुआ, यानी यहाँ से आपको लगेगा कि ये लकड़ी का टुकड़ा अब टेढ़ा हो चुका है, मुड़ चुका है। बात समझ में आ रही है? यदि नहीं आ रही है तो आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, सबके घर में गिलास है, पानी है, ये सब तो सबके घर में अवेलेबल है, तो आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये मुड़ गया, इस मुड़ने की क्रिया को ही अपवर्तन कहते हैं। और यह किस कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो यह अपवर्तन के कारण ही हो रहा है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा दिख रहा है। बात समझ में आई नहीं आई? चलिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम लकड़ी का टुकड़ा नहीं लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लकड़ी का टुकड़ा नहीं लेते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक गिलास ले लेते हैं और कांच का ही गिलास लेते हैं। ठीक, और इस कांच के गिलास में, ठीक है, ये कांच के गिलास में हम क्या करते हैं, एक सिक्का मतलब रुपये पैसे का सिक्का, 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का डाल दीजिए और देखिए। ठीक, आपको ये जो इसका वास्तविक दूरी है, जो इसका वास्तविक गहराई है, वहां तक दिखेगा। लेकिन आप क्या कीजिए, इसमें फिर बाद में पानी डाल दीजिए। तो जब आप पानी डालिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सिक्का अब ऊपर उठ चुका है, यानी इसका लेंथ जो है ना वह कम दिखने लगेगा, पेंदी ऊपर उठ चुका है। ट्राई करके देख लीजिए। ठीक, तो ऐसा किसके कारण हुआ, ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। बात समझ में आ गई? ठीक, जैसे आए दिन आप कभी यदि होटल वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा कि हलवाई के दुकान पे क्या होता है, रसगुल्ला वगैरह रस में रखा जाता है ना, जिसको आप लोग छेना बोलते हैं। ठीक, उसे रस में रखा जाता है। तो क्यों रस में रखा जाता है, क्यों उसे रस में रखा जाता है? उसे रस में इसलिए रखा जाता है, एक तो उसका नाम है रसगुल्ला, यानी रस में जो गुल्ला स्थित है, और दूसरी बात यह है कि उसे रस को साइंस की भाषा में चाशनी कहा जाता है। तो जब चाशनी में रखा जाता है तो वह बाहर से जब दिखाई देता है ना, तो वह बड़ा बड़ा प्रतीत होता है। तो मन होता है अरे बड़ा बड़ा है, इसका थोड़ा सा खाना चाहिए काट को लेके। जब आप जाते हैं, जब वह निकाल के देता है तो ये तो छोटा है, लग रहा था बड़ा। तो वह बड़ा सा प्रतीत क्यों होता है, यानी चाशनी में रखा रसगुल्ला बड़ा क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बात समझ में आई? ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका उदाहरण हो गया, अब इसके आगे की ओर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के अपवर्तन की बात हो गई, तो ये जो प्रकाश में अपवर्तन होता है यह किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे कि ये प्रकाश का जो अपवर्तन है यह किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक, तो अपवर्तन मुख्य रूप से निर्भर करता है प्रकाश की चाल पे। किस पर निर्भर करता है, प्रकाश की चाल पर। ठीक है, अब प्रकाश की चाल तो विभिन्न माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। बात समझ में आ रही है? यानी प्रकाश की जो चाल होती है तो वह क्या होता है, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। और दुनिया में सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो होती है वह होती है निर्वात में। कहाँ होती है, निर्वात में। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है
निर्वात में चाल, किसकी? प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, ये होता है। ठीक, क्या होता है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं रहता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं रहेगा। तब क्या रहेगा? तब रहेगा यहाँ पे 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड। बात समझ में? या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। अब डिफरेंट कैसे हुआ? तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। और 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 3 जीरो यहाँ पे घट जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड। या कभी कभी ऑप्शन में रहता है 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, ये भी रहता है ऑप्शन में। तो आपका ये भी सही है। ठीक, देख लीजिए कितना है? 10⁻5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये ना। तो देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, आगे लाख। बात समझ में आ गई? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड कहिए, या फिर 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड कहिए, या 3 लाख मीटर प्रति सेकंड कहिए। ठीक, सबसे अधिक। अब धीरे धीरे जो है ना चाल कमता है। जैसे इससे कम होता है हवा में, लेकिन हवा में बहुत ही कम होता है, नगण्य। इसलिए हवा में भी प्रकाश की चाल यही मान लिया गया है। बात समझ में आ रही है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वही हवा की चाल भी मान लिया गया है। इसलिए हवा में भी यदि आपको पूछेगा तो आपको यही लिखना है, लेकिन एक्यूरेट नहीं होता है। हम लोगों के दृष्टिकोण से होता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये दोनों इक्वल नहीं होता है। निर्वात, जोरवात, मतलब जहां हवा नहीं हो। यदि हवा है तो कुछ ना कुछ प्रकाश को वह रोकेगा, अवरुद्ध करेगा, ये जाहिर सी बात है। ठीक, इसके बाद हवा के बाद आते हैं तो जल। ठीक, तो जल में प्रकाश की चाल जो होती है, ये नोट करते जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ देता है। जल में प्रकाश की चाल जो होती है वह होता है 2.25 × 10⁻5, या इसको हटा देंगे 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये होता है। ठीक, या इतना होता है। ठीक, तो पॉइंट देना होगा। ठीक, इतना होता है, या कह सकते हैं 225 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो ये हो गया जल में प्रकाश की चाल। ठीक, या क्या हो गया? जल में प्रकाश की चाल। ठीक, अब आता है कांच, ये भी पूछ देता है कांच में प्रकाश की चाल। तो ये होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये ज्यादातर पूछता है। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा ये होता है। ठीक, अब कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वह अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि कांच बहुत तरह के होते हैं, कांच के बहुत सारे रूप हैं, तो अलग अलग रूप जब होगा तो उसमें प्रकाश की चाल भी अलग अलग हो जाएगी। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं आगे। अब निर्वात, हवा, जल, ये सब हम लोग देखें। ठीक, तो इनमें से सबसे अधिक चाल किसमें बतलाया हम? निर्वात में, या हवा बोल सकते हैं। ठीक, और उसके बाद आ गया पानी, इसके बाद कांच। ठीक, तो ये अलग अलग हुआ। तो ये प्रकाश की चाल उसके घनत्व पर निर्भर करती है। किसके घनत्व पर? वस्तु या पदार्थ के घनत्व पर। पदार्थ के घनत्व, जिसका
जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होगा तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। चाल, बात समझ में आया? यदि पदार्थ का घनत्व अधिक होगा तो चाल कम होगा, और यदि घनत्व कम होगा, यदि ये आपका घनत्व कम होगा तब चाल अधिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही? यदि किसी पदार्थ का घनत्व अधिक होगा तो उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, लेकिन यदि पदार्थ का घनत्व कम होगा तो प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जिसका घनत्व कम है उसे कहा गया है विरल। उसे क्या कहा जाता है? विरल। और जिसका घनत्व अधिक है उसे कहा गया है सघन। इधर लिखिए सघन, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जिसका घनत्व कम है उसे कहा गया है विरल। बात समझ में आया? यानी घनत्व अधिक है तो इसे सघन कहेंगे, और घनत्व यदि कम होगा तो उसे विरल कहा गया है। बात समझ में आ गया? यानी सघन माध्यम और विरल माध्यम। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होगा तो वह उसे कहेंगे सघन, और जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा उसे कहा जाएगा विरल। ठीक है? अब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कैसे? आइए देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं आपके ये कांच का सिल्ली है। क्या है? कांच की सिल्ली। ठीक है? अब यहाँ से यदि कोई प्रकाश की किरणें इस पे आपतित होती है तो यह क्या होता है? यह जाना चाहिए इसको ये सीधे, लेकिन यह क्या हो जाती है? यह मुड़ जाती है इस तरह। ठीक है? अब यहाँ से यदि इस पे हम लंब डालते हैं, ठीक, तो ये हो गया आपका अभिलंब, हो गया ना? ठीक, ये अभिलंब है, लंबवत है। और इस तरह से ये कोण जो बना, इस तरह का ये जो कोण बना, इसे आई से सूचित करते हैं। और आपने यदि मेरा पिछला वीडियो देखा है तो इसे कहते हैं आपतन कोण। परावर्तन के नियम में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इस तरह से ये जो कोण बना, यानी अभिलंब और परावर्तित किरण, इसे कहते हैं आपतित किरण। इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। और इस तरह बनने वाले कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण, जो आर से सूचित किया जाता है। ये ध्यान से समझिएगा। यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, तथा अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। उसमें पढ़े थे परावर्तन के नियम में पढ़े थे परावर्तन कोण, यहाँ पे पढ़ेंगे अपवर्तन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण आपतन कोण से हमेशा छोटा होता है। अपवर्तन कोण आपतन कोण से, नोट करते जाइए, आपतन कोण से हमेशा छोटा होता है। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक ठीक।
हो गया। अब बात करते हैं कि अपवर्तन कोण आपतन कोण से हमेशा छोटा होता है। यहाँ पे अपवर्तन कोण समझ में आ गया, आपतन कोण समझ में आ गया, ठीक। अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं आगे की, तो एक चीज यहाँ पे और हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखिए कि जब कोई किरणें, ये है आपका हवा, यहाँ पे निर्वात है, हवा है, तो हवा को क्या कहेंगे, ये विरल हो जाएगा, विरल माध्यम। और ये कांच की सिल्ली है तो ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यानी जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ रही है ना, ये जाना था इधर, अब मुड़ गया। यानी जब कोई प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नोट कर लीजिए, क्या होता है, वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन यदि यही जब यह सघन माध्यम रहता, जैसे यहाँ सपोज के लिए यहाँ पे आया है, ये आया है, अब ये यहाँ से जब बाहर जाएगा तो यह किधर क्या होगा, यह यहाँ से थोड़ा सा इधर मुड़ जाएगा। यानी यह क्या हो जाएगा, यह अभी जाना था इसको ऐसे, लेकिन ये चला गया इधर, यानी यह अभिलंब से दूर हट जाते हैं। तो एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। जब प्रकाश की किरणें सघन, यहाँ पे विरल के बदले लिख देंगे क्या, सघन। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यहाँ पे लिख देंगे विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। लिख लिए, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये भी नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब जल्दी से नोट कीजिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अपवर्तन कोण जो हुआ उस कोण का कोई वैल्यू होगा ना। अपवर्तन कोण जो होता है उसका कोई एक वैल्यू होगा। अब अपवर्तन कोण जो होता है वह सबसे अधिक और सबसे कम किन पदार्थों में होता है। ठीक, तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ये भी आप नोट ही कर लीजिएगा। ठीक, तो लिख लीजिए कि हवा में अपवर्तन कोण या अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, क्या, हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। आप लिख लीजिए, हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसका वैल्यू 1.0003 के लगभग आता है। ठीक है, इसलिए एक तो हर चीज का वैल्यू लगभग 1 आ जाता है। जैसे 2/2 आया, बराबर आया तो ये कट के 1 आ जाएगा, तो इसलिए यह पता नहीं चल पाता है। ठीक, अब सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है, अधिक अपवर्तनांक हीरा में होता है। इसमें होता है, हीरा में होता है, और इसी अपवर्तनांक के कारण वह हीरा बहुत ज्यादा चमकता है। ठीक है, तो इसमें होता है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक, अब बात करते हैं ये अपवर्तनांक है क्या, ये अपवर्तनांक है क्या। ठीक है, तो अपवर्तनांक कहते हैं किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह निर्वात में प्रकाश की चाल
और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। किसको कहते हैं? ये लिख देते हैं फटाफट। हमें उम्मीद है कि आप लिख लेते होंगे, ठीक। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं लिख पा रहे हैं उसके लिए हम लिख देते हैं, ताकि क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक। निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। बात समझ में? अपवर्तनांक किसको कहते हैं? या इससे एक फॉर्मूला निकलता है, या इसको एक फॉर्मूला के द्वारा हम डिनोट कर सकते हैं कि अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। एक चीज और जान लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल को C से डिनोट करते हैं। किससे? C से। और जिस माध्यम की बात होगी उसे CM से डिनोट करते हैं, CM, ठीक है। तो इसके द्वारा भी हम अपवर्तनांक के परिभाषा को निकाल सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अब इससे आप अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं, प्रकाश की चाल भी निकाल सकते हैं। इस परिभाषा पे या इस रूल पे आप क्या कर सकते हैं? दोनों चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं और प्रकाश की भी चाल निकाल सकते हैं। चाहे आप निर्वात में प्रकाश की चाल निकालना चाहते हैं तो वो भी निकल जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल को निकालना चाहते हैं तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक। तो हमें उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक। यदि पसंद आया है तो कृपया लाइक करें और जिस स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पा रहा है उन्हें शेयर करें। और यदि मेरा नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो क्या करना है? तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।